हेलो तक्षशिलाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं कोलिजियम सिस्टम और एनजेएसी के बारे में। ठीक है, तो रिसेंटली अगर आप न्यूज़ से टच हैं तो आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि इस साइड से लॉ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम में ये खराबी है। ठीक है, और साथ ही में बात भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अभी नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल भी लाया था राज्यसभा के थ्रू। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये कोलिजियम सिस्टम है क्या, और ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था, ठीक है, वो क्या चीज़ थी। ठीक है, तो अब देखो ये जितनी भी कोलिजियम सिस्टम की बात है ना, ठीक है, कोलिजियम सिस्टम ऐसा नहीं है कि किसी डेट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स के थ्रू, जिसमें फर्स्ट जज केस 1981 का, सेकंड जज केस 1993 का और थर्ड जज केस 1998 का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कोलिजियम सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये ना एक जजमेंट्स के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ है कोलिजियम सिस्टम, ना कि किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के। तो अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होती हैं आपकी अंडर आर्टिकल 124 के सेकेंड पार्ट में। इसमें कवर होती हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स, और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट जो होती हैं वो कवर होती है अंडर आर्टिकल 217। तो ये जो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो इनको करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम। अब कोलिजियम क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? कोलिजियम जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो कंसिस्ट करता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो यही लोग जो हैं वो जितनी भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है हायर जुडिशरी की, ये कोलिजियम सिस्टम करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे ना, अब जैसे पैरेलली जुडिशरी में जो बैकलॉग केसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जो ये कोलिजियम सिस्टम की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है कि जैसे ओपेक है। ठीक है, और इस साइड से अगर सुप्रीम कोर्ट कोई नाम रिकमेंड करता है, कोलिजियम सिस्टम कोई नाम रिकमेंड करता है, ठीक है, तो कई बार गवर्नमेंट उन नामों को पीछे भेज देता है, और कई बार सुप्रीम कोर्ट उन नामों को वापस नहीं लेता है और एज इट इज़ फाइल फिर से गवर्नमेंट के पास भेज देता है। तो कोलिजियम सिस्टम के बारे में सबसे पहली बात, ये जो सुपर सेशन कंट्रोवर्सी है, ये चीज़ क्या है? बात है 1973 की, केशवानंद भारती जजमेंट, केशवानंद भारती केस जो था, जो कि एक बहुत फेमस केस है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट 3 जजेस से मेरा मतलब है कि इनलाइन जो थे, मतलब आगे चीफ जस्टिस बनने के, उन्होंने मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी के पक्ष में मतलब अपना जजमेंट दिया था। ठीक है, और जो चौथे नंबर के जज थे सीनियर मोस्ट जजेस एएन रे, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में अपनी जजमेंट दी थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई, उसके बाद एएन रे जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपने 2 सीनियर्स को सुपरसीड करके वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नॉमिनेट हुए थे। और जस्टिस एएन रे पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे एलिगेशंस भी लगे कि थ्रू आउट हिज टेन्योर वो इंदिरा गांधी को काफ़ी एडमायर करते थे, और जो मतलब उनके डिसीजंस होते थे वो काफ़ी प्रो गवर्नमेंट होते थे। और एक फेमस स्टेटमेंट भी दी थी कि जो जस्टिस एएन रे ने सुपरसीड किया था अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस को, ठीक है, तो उसने मतलब एक नई शुरुआत की थी कि जजेस अब फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होंगे, वो लुक फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब हुआ क्या कि जब 1977 में मोरारजी देसाई वाली गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स की और जुडिशरी को थोड़ा सा मतलब छूट दी अपॉइंटमेंट्स में, और अल्टीमेटली फर्स्ट जज केस हुआ, सेकंड जज केस हुआ और थर्ड जज केस हुआ, और जो कॉलेजियम आज जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में कॉलेजियम आया। और आज के कॉलेजियम का आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए कोलिजियम सिस्टम बनता है। और कोलिजियम सिस्टम में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना होता है, और जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होता है तो कोलिजियम में सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये सुपर सेशन कंट्रोवर्सी हुई, और उसके बाद फर्स्ट जज केस में क्या हुआ कि फर्स्ट जज केस में बोला गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोलिजियम है, कोलिजियम जो रिकमेंडेशन देगा वो बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया था फर्स्ट जज केस में कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं होगी, गवर्नमेंट चाहे तो इन नामों को सुपरसीड कर सकती है।
लेकिन सेकंड जज केस में जो 1993 में हुआ था, इसमें स्पेसिफिकली बोला गया कि जो ये रिकमेंडेशन है इसका मतलब कंकरेंस है, मतलब जो नाम दिए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को उन्हीं नामों पे मतलब उन्हीं नामों पे मानना पड़ेगा आगे फॉरवर्ड उसके लिए, ठीक है, कि इन्हीं जजेस को पॉइंट किया जाए। अब होता क्या है कि कोलिजियम जो है आपका नाम फॉरवर्ड मतलब जिस भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, ठीक है, तो उनका नाम फॉरवर्ड करता है लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर फिर वही फाइल आगे फॉरवर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। अब जो सेकंड जज केस में जो जजमेंट थी जिसमें रिकमेंडेशन मींस कंकरेंस बोला गया था, उसमें यह भी बोला गया था कि एक टाइम फाइल रिटर्न कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन अगर दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम उन्हीं नामों पे एक टाइप से अड़ा रहता है, तो फिर से उनको फिर गवर्नमेंट को उन्हीं नामों को साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड जज केस में क्या हुआ, सेकंड जज केस में जैसे जब रिकमेंडेशन मींस कंकरेंस बता दिया, तो थर्ड जज केस में बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है उसमें जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ठीक है, तो जो ये ओपिनियन होगा वो अकेले सीजेआई का नहीं होगा। सीजेआई के ओपिनियन से मतलब है या कोलिजियम के ओपिनियन से मतलब है कि पांचों का ओपिनियन, ठीक है, कि 5 के 5 जो हैं जो कोलिजियम में बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी कंकरेंस है इसका मतलब, ठीक है, कि जो भी रिकमेंडेशन होगी। फिर अब बात करते हैं कि कोलिजियम सिस्टम के फायदे नुकसान क्या है। अगर बात करें हम कि जो आर्गुमेंट फेवर में दिए जाते हैं कोलिजियम सिस्टम के, तो सबसे पहली बात की जाती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो हर ऑर्गन अगर इंडिपेंडेंटली काम करेगा, एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा, तो हमारी जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन जो अगर कॉलेजियम सिस्टम को जब लाया गया था तो इसी उससे लाया गया था कि गवर्नमेंट की कम से कम इंटरफेरेंस हो किसमें, जुडिशरी में, ठीक है। तो इसी तरह मतलब कॉलेजियम सिस्टम को लाने का मेन मोटिव ये था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बरकरार रखा जाए। दूसरी चीज़ है कि स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस। अब कॉलेजियम सिस्टम में जो जजेस नाम आगे फॉरवर्ड करते हैं, मोस्ट ऑफ देम उनकी जजमेंट्स को इन लोगों ने बहुत माइन्यूटली स्क्रूटिनाइज किया होता है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के इन चीफ जस्टिस है, इन जज की ये अपॉइंटमेंट थी और ये डिजर्व करते हैं कि ये आगे सुप्रीम कोर्ट में जज बने, ठीक है। तो जब ये 5 जजेस किसी नाम को फॉरवर्ड करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये इन्होंने बारीकी से इनकी प्रीवियस जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं इनको देखा होगा, स्क्रूटिनाइज किया होगा, और अल्टीमेटली तभी जाके 5 जजेस की कंकरेंस है इनको अपॉइंट करने के लिए। और तीसरी चीज है कि मेक जुडिशियल प्रमोशंस एंड एलिवेशन टू हायर पोजीशन इन हायर जुडिशरी इम्यून फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि फिर से वही चीज रिपीट नहीं हो सकती है जहां पे जो 1973 में हुआ था जब एएन रे ने अपने सीनियर्स को सुपरसीड किया था, क्योंकि आजकल एक कन्वेंशन बनी हुई है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के एट द रिटायरमेंट ऑफ करंट सीजेआई, वही आगे जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। और चौथी चीज ये है कि सीजेआई का जो ओपिनियन है वो मेरली उन्हीं का ओपिनियन नहीं है, बल्कि वो कलेक्टिवली उन सभी लोगों का ओपिनियन है जो कि कोलिजियम का पार्ट है, यानी कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस और हैं सीजेआई को छोड़ के जिनका ओपिनियन है वो मतलब जो भी नाम उन्होंने फॉरवर्ड किए हैं। अब अगर आर्ग्यूमेंट्स देखें कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स है, तो सबसे पहले जो इस पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कोलिजियम सिस्टम पे वो है कि ये काफ़ी ज़्यादा ओपेक सिस्टम है। अब कितने लिस्ट आई जजेस के पास और उनमें से किसका नाम उठाया, क्या क्राइटेरिया था, ठीक है, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो कभी मतलब ना किसी को पता है, ठीक है, किन जजेस का क्या क्राइटेरिया था, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो एलिगेशंस लगते हैं कि कोई मतलब इसमें प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है कि किसको चुना जाएगा, ठीक है, और जिन जजेस के नाम फॉरवर्ड किए जा रहे हैं उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण उनके नाम फॉरवर्ड किए। तो इन सब चीज़ों के कारण कोलिजियम सिस्टम पे एलिगेशंस लगते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ओपेक सिस्टम है। दूसरी चीज़ है कि प्रमोट्स नेपोटिज्म, ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगती है हायर जुडिशरी पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी बात करूं, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो करंट सीजेआई है वो नेपोटिज्म वो है, लेकिन जो करंट सीजेआई है हमारे, इनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। तो और ऐसे कई ज़्यादा जजेस हैं हायर जुडिशरी में, ठीक है, जिनके रिलेटिव्स टच प्राइमरी और सेकेंडरी किन्स जो हैं वो हायर जुडिशरी में इन वन फॉर्म और दी अदर
सर्व कर चुके हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट कंसल्टेड। तो अब देखो, लोगों ने चुन के भेजा है लेजिस्लेचर में लोगों को, और उनकी कंकरेंस नहीं ली जाती है कि कौन सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा, कैसे जज बनेगा, ठीक है, क्या एक फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि जो मतलब पीपल विल है उसको उसकी केयर नहीं की जाती है जब हम जजेस को अपॉइंट करते हैं। चौथी चीज़ है कि नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी एलिगेशन है कि ना एक तो रिजर्वेशन है हायर जुडिशरी में, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें कि एससी के सुप्रीम कोर्ट में एससी कम्युनिटी के कितने जजेस रहे हैं या एसटी कम्युनिटी के कितने जजेस रहे हैं, तो एसटी कम्युनिटी के जैसे आज दिन तक एक ही जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वैसे शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के भी बहुत फ्यू जजेस हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रह चुके हैं। और अगर बात करें कि सीजेआई कितने बने अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, तो वो भी काफ़ी छोटा नंबर है। तो ये सब चीज़ें भी मतलब कि डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी, डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी एक एलिगेशंस है जो मतलब एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वीमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो बात करते हैं, तो अभी देख लो आप सुप्रीम कोर्ट में मतलब देर आर वेरी फ्यू वीमेन जजेस, ठीक है, उनकी परसेंटेज जो 10% भी नहीं है मतलब टोटल नंबर ऑफ जजेस के, ठीक है। और छठी चीज़ है कि इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट से क्या मतलब है कि कॉलेजियम सिस्टम ही अपॉइंट कर रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ठीक है, लेकिन डिस्पाइट दैट थिंग, ठीक है, इतने ज़्यादा बैकलॉग केसेस हैं और कितने पेंडिंग केसेस हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो मतलब स्पेसिफिकली जो एक पर्टिकुलर सेक्शंस को एक पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे मान लो कि कंपनीज एक्ट के या कंपनीज लॉ या आईपीआर लॉ को स्टडी या उस पे मतलब जिनकी स्पेशलाइजेशन हो, वो कितने ही जजेस हैं, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम्स के साथ मतलब जजेस इवॉल्व नहीं हुए हैं। इस चीज़ का मतलब इस चीज़ से भी पता लगता है कि मतलब जैसे हमारे पास कोई आईपीआर स्पेशल जज नहीं है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जिनकी स्पेशलाइजेशन रही हो, या कंपनी लॉज में जिनकी स्पेशलाइजेशन रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब इनएफिशिएंसी की तरफ भी मतलब को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था क्या? ये एक मतलब जुडिशरी में ना अपॉइंटमेंट को चेंज करने का एक तरीका डिवाइस, मतलब एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, एक तरीका लाया गया था कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया था कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है वो कंसिस्ट होगा आपका 3 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और 2 सिविल सोसाइटी एक्सपर्ट्स या एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे, ठीक है। और जो ये 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे, इनको कौन अपॉइंट करेगा? इनको एक कमेटी अपॉइंट करेगी जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। तो ये इस टाइप का एक मतलब फॉर्मूला डिवाइस किया गया था कि जो कॉलेजियम सिस्टम को लेके कंसर्न्स थे उनको दूर किया जा सके और एक टाइप से लोगों का मतलब विश्वास फिर से जुडिशरी में इन्वोक किया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था जो कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 4 जज केस, ठीक है। तो उसके बाद ये आया नहीं था मतलब इस चीज़ पे मतलब कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंटीग्रल पार्ट से मेरा बोलने का मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक टाइप से। और जो ये जजमेंट दी गई थी इसको 4 जजेस केस भी बोला जाता है। तो अभी जो जितनी भी टसल चली है ना वो सारी इसी चीज़ को लेके है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब एलिगेशंस लगा रही है, मतलब लॉ मिनिस्टर ने भी कहा था कि काफ़ी ज़्यादा ओपेक सिस्टम है और पैरेलली सिविल सोसाइटीज़ भी डिमांड कर चुकी हैं, ठीक है। तो अब वे फॉरवर्ड इस चीज़ का क्या होना चाहिए? जैसे मतलब ऐसे अगर आपको आया तो वे फॉरवर्ड आप इस चीज़ में ये लिख सकते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी जजमेंट में भी इसमें कहा गया था कि इन 4th जजेस केस सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो प्राइमेसी ऑफ द कॉलेजियम को हेल्ड किया था बाय स्ट्राइकिंग डाउन द एनजेसी लॉ, और इन्होंने कहा था कि पॉलिटिशियंस को भी इसके थ्रू इक्वल पावर दे दी जाएंगी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में।
जो कि किसके अगेंस्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर के, जो कि और सेपरेशन ऑफ पावर आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इसी इन्हीं सब जजमेंट, मतलब ये दो चीज़ें जो थी, मतलब वो प्राइम रीजन थे उनके जिसके कारण इन्होंने इस चीज़ को स्ट्राइक डाउन कर दिया था एनजेसी लॉ को, यानी कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। अब वे फॉरवर्ड आप इसमें लिख सकते हैं कि देखो, अगर जुडिशरी में कुछ चेंजेस लाने हैं, ठीक है, तो पहले तो जुडिशरी को मतलब एक टाइप से खुद मतलब ये चीज़ें जो हैं इनिशिएट करनी चाहिए कि लोगों के ये कंसर्न है, ठीक है, तो इन कंसर्न्स को दूर करने के लिए हम ये ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं अपॉइंटमेंट्स में। पैरेलली ये भी हो सकता है कि एक कमेटी बिठाई जा सकती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हायर जुडिशरी में सर्व किए हुए जजेस हों और पैरेलली सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हों, और वो कमेटी एक कॉमन ग्राउंड निकाले, ठीक है, जिससे मतलब जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो भी हैम्पर ना हो, और पैरेलली जो लोगों का विश्वास है जुडिशरी में वो भी बना रहे। सो दैट्स ऑल विद द टुडे सेशन। थैंक यू।